अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को ख़त्म किया है, इस बाब के अंदर मौजूद जितनी भी ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हैं और जितने भी अहम सवालात कुछ टेबल्स की सूरत में दिए गए हैं, वो आज हम हल करेंगे। असल में तो इसको हल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि मुकम्मल और तफ़सीली इल्म आपको दिया जाए, तो इसका हम हल आपको आज करवाते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि इन खुद तशख़ीसी सरगर्मियों में मौजूद सवालात को आपने किस तरह से हल करना है। खुशामदीद बच्चों, आज हम बाब नंबर 10 में मौजूद तमाम खुद तशख़ीसी सरगर्मियों को हल करेंगे। आते हैं 10.1 की तरफ, जिसमें पहला सवाल है कि आर्हीनियस बेसिस और ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए आप सिर्फ नज़रिया याद कर लीजिए। आर्हीनियस बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी अशिया जो OH नेगेटिव यानी हाइड्रो ऑक्साइड आइंस, ये हाइड्रो ऑक्साइड आइंस को खारिज करते हैं। कब? जब हम इनको पानी में डालते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो ही आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में को पानी में डालते हो बच्चों, उससे क्या बन जाता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये बन गए OH नेगेटिव। तो इस तरह की बेसिस को, इस तरह की अशिया को हम क्या नाम देते हैं कि वो है आर्हीनियस बेसिस। अब अगर हम ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस की बात करें बच्चों, तो आपने पढ़ा है कि ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस से मुराद है कि ऐसी अशिया जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जो होता है उसको हासिल करें। तो ये H पॉजिटिव को हासिल करती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने आपको बताया भी था कि मिसाल के तौर पे अमोनिया, चूंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है, जैसे ही इसके सामने प्रोटॉन आता है ये उसको हासिल कर लेता है और ये बना देते हैं NH4 पॉजिटिव, जिसका नाम है अमोनियम आइन। तो इसका मतलब है कि वाज़ेह फर्क सामने आ गया आर्हीनियस बेसिस में और ब्रोंस्टेड बेसिस में, और वो उनकी तारीफ से ही समझ लग जाता है कि आर्हीनियस बेसिस वो अशिया हैं जो OH नेगेटिव खारिज करेंगी पानी में, और ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस वो अशिया हैं जो प्रोटॉन हासिल करेंगी। तो आते हैं बच्चों दूसरे सवाल की तरफ। आर्हीनियस एसिड्स बेसिस नजरिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या मुराद है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम किस किस का रिएक्शन देखते हैं? एसिड और बेस का रिएक्शन देखते हैं। तो बस अब यहाँ पे हम एक आर्हीनियस एसिड लेंगे, एक आर्हीनियस बेस लेंगे, उनका रिएक्शन करवा देंगे। अब आर्हीनियस एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव खारिज कर सकता हो। बेस कौन होता है? जो OH नेगेटिव खारिज कर सकता हो। तो हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं। सिंपल सादी सी बात है। ये देखिए, पहले आप ये देख लें HCl। HCl एक एसिड है आर्हीनियस के मुताबिक, क्योंकि ये H पॉजिटिव पैदा करेगा और Cl नेगेटिव पैदा करेगा। और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये Na पॉजिटिव पैदा करेगा और OH नेगेटिव पैदा करेगा। तो ये यहाँ से हमें समझ लग रही है कि ये वाला जो कि प्रोटॉन खारिज करेगा, ये हाइड्रोक्सल आयन खारिज करेगा। तो HCl जो है वो एसिड होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होगा आर्हीनियस के मुताबिक। बस इन दोनों का आप रिएक्शन करवा दें। तो हमने पढ़ा, ये कई दफा हमने रिएक्शन पढ़ा है। NaOH और HCl का जब रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे से बनता है NaCl और पानी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साबित हो गया। ऊपर मिसाल के अंदर हम पहले ही लिख कर आए हुए हैं। HCl जो है वो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है और NaOH आर्हीनियस के मुताबिक बेस है। तो इन दोनों का रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं बच्चों, जिसमें पूछा जा रहा है कि साबित करें कि पानी एक एम्फोटेरिक शय है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक कहते किसको है। एम्फोटेरिक वो होता है जो कि एसिड और बेस के तौर पर काम करे, यानी इसमें एसिड की खसूसियात भी हों और बेस की खसूसियात भी हों। तो ये दोनों तरीकों से काम करता है, एसिड और बेस के। अब देख लेते हैं कि पानी, और ये कैसे होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि एक ही रिएक्शन में वो एसिड भी और बेस भी, ऐसा नहीं होता बच्चों।
होता क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि जब उसके साथ हम बेस मिलाते हैं तो वो एसिड के तौर पे काम कर जाता है, जब उसके साथ एसिड मिलाते हैं तो वो बेस के तौर पे काम कर जाता है, ये मतलब है। तो इसके लिए हमारे पास पानी के बड़े मशहूर रिएक्शन हैं जिन्हें कहा जाता है एसिड बेस रिएक्शंस। ये पानी के एसिड बेस रिएक्शंस हैं, बड़े मशहूर ये रिएक्शंस हैं। तो देख लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं पानी की और अमोनिया की। तो जरा देखिए कि जब पानी और अमोनिया का रिएक्शन होता है तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर। तो पानी जो है वो अपना H पॉजिटिव अमोनिया को दे देता है, जिसके नतीजे में बन जाता है NH4 पॉजिटिव, और क्या बन गया साथ में OH नेगेटिव। साबित हुआ कि इस रिएक्शन में पानी ने असल में H पॉजिटिव बनाया और OH नेगेटिव बनाया। वो जो यहाँ पर लॉन पेयर था वो इस प्रोटॉन को दे दिया गया। तो साबित हुआ कि पानी ने यहाँ पे प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन देने वाला आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड दोनों के मुताबिक कौन होता है, एसिड होता है। ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन देखें। दूसरे रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं पानी का किसके साथ, HCl के साथ, इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन के ऊपर भी तो दो लोन पेयर होते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन में होगा ये कि ये HCl जो है ये H पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव। तो ये लॉन पेयर जो है वो इसको दे दिया जाएगा। साबित हुआ कि पानी इस रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन हासिल कर रहा है, और प्रोटॉन हासिल करने वाला कौन होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर पानी ने बेस के तौर पे काम कर दिया। तो ये हैं वो दो रिएक्शन जिनसे साबित होता है कि पानी के पास एसिड की खसूसियात भी मौजूद हैं, बेस की खसूसियात भी मौजूद हैं। जब इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो ये एसिड के तौर पे, और जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो ये बेस के तौर पे काम करेगा। गोया साबित हुआ कि पानी एक एम्फोटेरिक शय है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ। आप कैसे वाजे कर सकते हैं कि NH3 ब्रोंस्टेड लोरी बेस है लेकिन आर्हीनियस बेस नहीं है। तो ये बड़ा आसान है। आर्हीनियस के मुताबिक बेस कौन है, आर्हीनियस के मुताबिक बेस वो है जो OH नेगेटिव खारिज करेगा। और अगर हम अमोनिया का फॉर्मूला देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है, NH3। तो NH3 जो है अमोनिया, NH3 यानी अमोनिया जो है वो OH नेगेटिव खारिज नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसके पास OH है ही नहीं, तो वो कैसे खारिज करेगा। तो साबित हुआ कि वो आर्हीनियस बेस तो ना है लेकिन ब्रोंस्टेड बेस जरूर है। चूंकि आप गौर से देखिए कि मैंने यहाँ पर बना दिया है लॉन पेयर, जो कि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है। बच्चों अगर आप नाइट्रोजन के एटम का उसकी साख्त देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 का मतलब है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले शेल में 2 और उसके बाद 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में ये एक तरफ बॉन्डिंग हो गई एक हाइड्रोजन के साथ, ये एक बॉन्डिंग हो गई एक हाइड्रोजन के साथ, और ये हो गई एक और हाइड्रोजन के साथ। ये बन चुका है अमोनिया। अब अमोनिया में आप देख सकते हो कि ये पड़ा हुआ है लॉन पेयर। अब बच्चों अगर इसके सामने H पॉजिटिव आ जाए तो H पॉजिटिव के पास तो बिल्कुल खाली शेल पड़ा होता है। मैंने लेक्चर में 2-3 दफा ये समझाया था। तो ये लॉन पेयर बा आसानी इसको दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से अमोनिया इसको हासिल कर लेगा और हासिल करके बना देगा NH4 पॉजिटिव। चूंकि अमोनिया इस लॉन पेयर की वजह से प्रोटॉन हासिल कर सकता है, लिहाजा प्रोटॉन हासिल करने का मतलब है कि वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस तो है, लेकिन चूंकि उसके पास OH नेगेटिव नहीं है, वो उसको खारिज नहीं कर सकता, लिहाजा वो एक आर्हीनियस बेस नहीं है। आते हैं 5वें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि लेविस नजरिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ और वजाहत करें। तो सबसे पहले हमें लेविस का नजरिया पता होना चाहिए कि लेविस का नजरिया क्या है। मैंने आपको इसका कुलिया बताया था याद रखने का। मैंने कहा था कि लेविस का जो नजरिया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के गिर्द घूमता है। ठीक है जी। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी बुनियाद है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो
दिया जाएगा या हासिल किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी मैं थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये रहा NH3। मैं अभी आपको बताकर आया हूं कि NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़ा होता है, लोन पेयर, जो कि वो किसी भी वक्त उसको खारिज कर सकता है। तो उसको खारिज करने का मतलब क्या हुआ, लेविस के नजरिए के मुताबिक जो लोन पेयर दे सकता है वो कौन होता है, बेस। तो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, लिहाजा अमोनिया क्या होगा, बेस। इसके सामने आते हैं BF3 के साथ। अब BF3 का मतलब है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हम देख सकते हैं कि जो मरकजी एटम है वो बोरोन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो 5 का मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये अब इस बोरॉन के साथ हम देखते हैं कि 3 फ्लोरीन जुड़ चुके हैं। तो ये मैं आपके सामने फ्लोरीन के एटम बनाता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये मैंने फ्लोरीन के आपके सामने एटम बना दिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये फ्लोरीन हो। अब जरा गौर कीजिए, फ्लोरीन ने भी, चूंकि उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ही इसके साथ क्या किया है, शेयर किया है। ये मैंने नीले जो बनाए हैं ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब आप जरा गौर करके देखिए और मुझे बताइए कि जो बोरोन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 अपने पड़े हुए थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर कर लिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास पड़े हुए। साबित हुआ कि बोरॉन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हासिल कर सकता है। तो क्या होगा, ये जो लॉन पेयर निकलेगा वो इस बोरॉन के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से N और यहाँ पे 3 उसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा और बोरॉन के साथ 3 क्या जुड़े हुए हैं, F जुड़े हुए हैं। क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज किया है तो उसके ऊपर मस्बत चार्ज और बोरॉन के ऊपर मनफी चार्ज आ जाएगा। और याद कीजिए अजीज तुलबा व तालिबात, हमने इस कंपाउंड का नाम पढ़ा था एडक्ट। तो ये एक एडक्ट जो है वो बन गया है। इस तरह आप देख सकते हैं कि BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल किया, तो लेविस के मुताबिक ये कौन हो गया, एसिड, और अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज किया तो लेविस के मुताबिक ये कौन हो गया, बेस। तो गोया साबित हुआ कि ये लेविस एसिड और लेविस बेस का रिएक्शन है, और एसिड बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आते हैं छठे सवाल की तरफ, लेविस एसिड्स की तारीफ और ख्वास बयान करें। अभी हम पढ़कर आए हैं कि लेविस एसिड्स वो हैं, यानी ऐसी अशिया जो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करें, ऐसी अशिया जो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करें उनको कह दिया जाता है लेविस एसिड्स। अब उनके ख्वास क्या है, देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल वही कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करने की गुंजाइश हो। अब इसमें हमने 2 बातें पढ़ी थी, मैं वो आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी केटाइंस हैं, जैसे कि कैल्शियम मस्बत 2 चार्ज, तो मस्बत 2 चार्ज का मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का मतलब है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी हासिल कर सकता है। तो अजीज तुलबा तालिबात याद रखिएगा, जो केटाइंस होते हैं वो लेविस एसिड्स के तौर पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं अभी ऊपर बोरॉन की समझा कर आया हूं, ऐसे तमाम एटम्स जिनके अंदर नामुकम्मल ऑक्टेट हो, नामुकम्मल आखिरी शेल हो, जैसे कि बोरॉन था, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ही पड़े होते हैं सबसे बाहर वाले शेल में। अब उसमें वो 3 क्लोरीन्स के साथ 3 ये शेयर कर लेता है, तो हो जाते हैं 6।
तो 6 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी भी वक्त इसके अंदर दाखिल हो सकता है। तो नामुकम्मल ऑक्टेट होने की वजह से भी वो लेविस एसिड्स नहीं है। तो लेविस एसिड्स ऐसी अशिया को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करें। इनकी खसूसियात क्या हैं? केटाइंस जो होते हैं वो भी लेविस एसिड्स के तौर पे काम करते हैं, और नामुकम्मल ऑक्टेट वाले भी लेविस एसिड्स ही होते हैं। आते हैं 7वें सवाल की तरफ। BF3 लेविस एसिड की तरह क्यों काम करता है? ये मैं अभी ऊपर आपको बड़ी तफसील से समझा कर आ गया हूँ। एक दफा मैं दोबारा यहाँ पर इसका सिर्फ साख्त बना देता हूँ, और उस साख्त के जरिए आपको एक चीज दोबारा से समझाता हूँ। देखें, ये रहा बोरोन, ये मैंने बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स बना, ठीक है। अब मैं इनके साथ क्या करने लगा हूँ? फ्लोरीन बनाने लगा हूँ। तो देखें, ये एक फ्लोरीन आ गया, ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, ये तीसरा फ्लोरीन आ गया। अब ये जो मैं बनाऊंगा ना इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन के बनाऊंगा। ये चूंकि जाहिर है फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या किया है, उसके साथ उसकी शेयरिंग कर दी है, उसकी यहाँ पे जो है इश्तराक हो गया। अब जरा गौर करें, अब जरा आपने गौर करना है, जो मैं आपको एक एक चीज समझाने लगा हूँ। देखिए कि ये जो सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सारा बोरोन का एटम। अब आप गिनती कर लें कि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के अंदर हैं। इसका मतलब है कि बोरोन जो है वो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको, यानी जिसको हम लॉन पेयर का नाम देते हैं, वो लॉन पेयर ये कभी भी हासिल कर सकता है। तो लॉन पेयर हासिल करने वाले कौन होते हैं? लॉन पेयर हासिल करने वाले ब्रोंस्टेड लेविस एसिड ही होते हैं। तो ये था आपके पास BF3 के लेविस एसिड होने का सबूत। इसके साथ ही आपकी ये वाली खुद तशखीसी सरगर्मी खत्म होती है। चले हम चलते हैं 10.2 की तरफ। जी तो बच्चों, आते हैं 10.2 पे, जिसका पहला सवाल है कि जब एसिड कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस खारिज होती है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको स्कीम भी बताई थी बच्चों कि जब एसिड का रिएक्शन होता है कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है सॉल्ट, सॉल्ट के साथ बनता है पानी, और पानी के साथ कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखिएगा, इसका बड़ा आसान सा जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। आप एक रिएक्शन भी यहां पर लिख सकते हैं, H2SO4, और अगर उसका रिएक्शन हम करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। इसके नतीजे में बनता है कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बनता है पानी, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरे सवाल में आते हैं, कौन से सॉल्ट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस पैदा करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि SO2 गैस पैदा करने की जो खासियत है वो किस किस के पास है। हमने पढ़ा था कि वो है सल्फाइड्स, और बाई सल्फाइड्स के साथ। अब सल्फाइड्स हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं? जिनके अंदर SO3 पाया जाता है, और बाई सल्फाइड्स वो होते हैं जिनके अंदर HSO3 जो है वो पाया जाता है। मैं एक मिसाल आपके सामने यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। हम लिखेंगे रिएक्शन CaSO3 यानी कैल्शियम सल्फाइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसके नतीजे में बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बनता है वाटर पानी, और साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये चूंकि इक्वेशन तवाजुन में नहीं है तो इसके साथ हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, पूरी इक्वेशन, पूरी मसावात तवाजुन में आ जाएगी। तीसरे सवाल पे आते हैं बच्चों, जिसमें पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात लिखें। तो सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात में मैंने आपको, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, हमने बड़ी तफसील में ये लेक्चर पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, पहली बात। और उसमें फर्टिलाइजर्स के कुछ नाम जो थे वो भी आपकी किताब में लिखे हुए थे, जैसे कि अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। मैंने उनके फॉर्मूले भी आपको बता दिए थे। तो पहली बात तो ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। दूसरी बात, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये
जितने भी हमारे इर्द गिर्द पेंट्स हमें नजर आते हैं, उनकी कंपनीज के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होता है, पेंट्स की फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर धमाका खेज अशिया मैंने आपको बताया था जिसका नाम था, जिनको मैंने कहा था एक्सप्लोजिव्स। तो धमाका खेज अशिया बनाने के लिए जो है वो भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अद्वियात बनाने में ये इस्तेमाल होता है, और मैंने आपको बताया था कि ये बैटरियों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ खास किस्म की हमारे पास बैटरीज होती हैं, तो ये उन बैटरियों के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, जब एल्कलीज अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस खारिज होती है? इसमें आप देखिए कि एल्कलीज जो है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी बेसिस, वो बेस जो पानी में मुकम्मल हल हो जाए, ऐसी बेसिस जो पानी में मुकम्मल हल हो जाती है उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। और याद रखिएगा, जब वो रिएक्शन करती हैं किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, तो वो कौन सी गैस बनाती हैं? हमने रिएक्शन भी पढ़ा था कि वो अमोनिया गैस बनाती है। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है किसके साथ? अमोनियम नाइट्रेट के साथ। अब अमोनियम सॉल्ट है ये, तो इसके नतीजे में बनता है सोडियम नाइट्रेट, और साथ में अमोनिया गैस बनती है, और साथ में क्या बनता है? पानी बनता है। तो ये एक बड़ा आसान सा जो है वो रिएक्शन इसके साथ आप लिख सकते हैं। आते हैं बच्चों पांचवें सवाल पे, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक्वस कास्टिक सोडा। बेटा कास्टिक सोडा मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। एक्वस का मतलब है उसको पानी में हल किया हुआ है। तो एक्वस कास्टिक सोडा के कॉपर, जिंक और फेरिक सॉल्ट्स के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन से बनने वाले रसूब के रंग लिखें। तो बेटा ये हमने रसूब साजी पढ़ी थी, मैं आपको रिएक्शन दोबारा से बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर के ऊपर सॉल्ट्स लिखा हुआ ना, तो हम कॉपर सल्फेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और कॉपर अपना क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इसके लिए हम तवाजुन बनाएंगे, मतलब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगेगा। अब ये जो सोडियम सल्फेट बन गया, ये तो एक्वस होता है, पानी में हल हो जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो रसूब बनाता है, और याद रखिएगा इसका जो रसूब है वो नीला होता है। तो कॉपर के बाद बारी आती है जिंक की। अब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के किसी सॉल्ट के साथ, और आपकी किताब के अंदर उन्होंने जिंक क्लोराइड को इस्तेमाल किया हुआ, तो हम जिंक क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। बच्चों इसके नतीजे में बनेगा 2 यूनिट बनेंगे NaCl के, अगर हम इसको तवाजुन में ला के यहाँ 2 लगाते हैं, और साथ में जिंक का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, जो कि एक रसूब है, और जिंक का जो रसूब होता है वो सफेद होता है। तो ये एक सफेद रंग का रसूब जो है वो बनाएगा। कॉपर, जिंक और फिर फेरिक की बारी आती है। तो हम यहाँ पे जो सॉल्ट हम पहले इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फेरिक का सॉल्ट जो है वो फेरिक क्लोराइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, FeCl3 उसका फॉर्मूला है। इसको हम तवाजुन में लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट बनेंगे NaCl के, और साथ में बनेगा रसूब फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, और ये भूरे से रंग का यानी ब्राउन रंग का जो है वो रसूब होता है। तो ये तीनों के रंग जो है वो मैंने आपको बता दिया। छठे सवाल पे आते हैं, इसके आखिरी सवाल पे, अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली एल्कली का नाम लिखें। तो बच्चों आप याद करें, हमने इसके फंक्शंस में पढ़ा था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, जिसको मैंने बताया भी था कि इसको कास्टिक पोटैश भी कहते हैं, तो ये इस्तेमाल होती है एल्कलाइन बैटरीज के अंदर। बच्चों अब आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 10.3 के ऊपर, जिसमें पहला सवाल है, खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता? बच्चों ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं जिसके बहुत ज्यादा आइंस बने। ठीक है, जो ज्यादा आइंस बनाएगा जाहिर है वही ज्यादा करंट को गुजरने देगा, और उसी को हम ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी के अंदर होती है ऑटो आयोनाइजेशन यानी सेल्फ आयोनाइजेशन।
और पानी जो है वो खुद ब खुद मुंतकिल होता है अपने आइंस के अंदर। चूंकि ये मिकदार बहुत कम बनाता है आइंस की, इसलिए ये जो आइंस बने हैं ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, चूंकि इनकी मिकदार बहुत कम होती है, तो इनकी मिकदार कम होने की वजह से इसमें से करंट भी कम गुजरता है। और करंट कम गुजरने का मतलब है कि पानी एक ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरे सवाल पर आते हैं। HCl और H2SO4 ताकतवर एसिड्स हैं, जबकि इनके सॉल्यूशंस इक्विमोलर हों तो इनकी pH वैल्यू मुख्तलिफ होती है। जैसा कि मिसाल 10.2 और 10.4 में मालूम किया गया है, इनकी pH वैल्यूज मुख्तलिफ क्यों होती हैं। बच्चों वो कहना ये चाह रहे हैं कि HCl और H2SO4 दोनों ही ताकतवर एसिड्स हैं, तो अगर इनकी एक जैसी मिकदार रख ली जाए, ठीक है, इक्विमोलर का मतलब होता है एक जैसी मिकदार, तो इनकी pH वैल्यू मुख्तलिफ क्यों निकलती है। मुख्तलिफ तो निकलनी है ना। देखिए HCl जब अपने आइंस में मुंतकिल होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और H2SO4 जब अपनी आइंस में मुंतकिल होगा तो ये बनाएगा 2 मोल्स बनाएगा H पॉजिटिव के और एक बनाएगा SO4-2 के। अजीज तुलबा तालिबात, आपने पढ़ा है कि पीएच की तारीफ क्या है। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आइंस की मिकदार का मनफी लोगरिथम। आप देख सकते हैं कि HCl जो है वो H2SO4 के मुकाबले में कम हाइड्रोजन पैदा कर रहा है। याद कीजिए, मैंने इस एसिड को नाम दिया था कि ये है मोनोप्रोटिक एसिड। बच्चों मोनोप्रोटिक का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। मोनो का मतलब होता है एक, और प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन। चूंकि ये एक प्रोटॉन बना रहा है इसलिए ये मोनोट्रॉपिक है, मोनोप्रोटिक है। और दूसरे वाला 2 बना रहा है तो वो होगा डाइप्रोटिक। तो चूंकि दोनों से बनने वाले H पॉजिटिव की मिकदार अलग है, लिहाजा दोनों की pH वैल्यू भी क्या आएगी, अलग ही आएगी। तो यहां पर आप लिखेंगे कि चूंकि pH की तारीफ ही ये है कि pH का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आइंस की मिकदार या कॉन्सेंट्रेशन का मनफी लॉगरिथम। चूंकि दोनों ही हाइड्रोजन आइंस की अलग अलग मिकदार पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग pH रखते होंगे। आते हैं तीसरे सवाल पे। पानी का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पर मुनहसर क्यों होता है। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं किसको है। अभी ऊपर हम पढ़कर आए हैं कि पानी जो है वो ऑटो आयोनाइज होकर बनाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों का, ये जो आइंस बन रहे हैं ना, उनका हासिले ज़र्ब ले लें, उनकी मिकदार या उनकी कॉन्सेंट्रेशन का क्या ले लें, हासिले ज़र्ब ले लें, जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। और ये हमने निकाला था कि इसकी जो मिकदार आती है वो आती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर माइनस 10 टू रेज़ पावर 14, तो -14। तो अब ये देखिए कि हमने पढ़ लिया कि ये आ गया, और ये हमने पढ़ा था कि ये आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये मिकदार भी तब्दील हो जाएगी। उसके पीछे वो वजह पूछ रहे हैं कि क्यों मुनहसर है। तो ये सिर्फ इसका ही तो नहीं है, हर किसी का ही होगा। याद रखिए अजीज तलबा तालिबात, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब आप टेम्परेचर में बदलाव लेके आते हैं, तो आइंस जो है उनमें भी बदलाव आता है, क्योंकि आयोनाइजेशन करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो होता है बिजली गुजार के, एक होता है हीट करके। हम जब हीट भी करते हैं पानी को तो उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और अपने आइंस के अंदर मुंतकिल होने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला है आयनिक प्रोडक्ट, की टेम्परेचर पर मुनहसर इसीलिए है कि अगर आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज करने से जो कि आइंस की मिकदार चेंज होगी, तो आइंस की मिकदार चेंज होने से पूरी अमाउंट या वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाएगी। चौथे सवाल की तरफ आते हैं। पी और पीएच में फर्क बयान करें। तो पी और पीएच में कोई इतना खास फर्क नहीं है। देखें, जो पी है ना, मैंने आपको बताया था कि पी को किसी जमाने में पावर का नाम दिया जाता था, लेकिन आज हम पी को कह देते हैं कि ये क्या है, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये किसी की भी हो सकती है, ठीक है, पी का मतलब तो कंसंट्रेशन है, ये किसी की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे इसमें पीएच भी आ जाता है, इसमें पीओएच भी आ जाता है, ठीक है। और आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, इसमें पी के ए भी आ जाएगा, यानी एसिड्स का भी आ जाएगा, पी के बी भी आ जाएगा, बेसिस का भी आ जाएगा। तो पी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, किसी की भी हो सकती है।
लेकिन pH का मतलब है हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। दोनों में फर्क है। P का मतलब होता है मिकदार किसी भी चीज की, और pH का मतलब होता है सिर्फ हाइड्रोजन आइंस की मिकदार, हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों अब आते हैं 10.4 खुद तशखीसी सरगर्मी 10.4, जिसका पहला सवाल है कि सॉल्ट्स को कैसे नाम दिया जाता है। अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, ये बड़ा ही अहम सवाल है, बोर्ड के पेपर में आ भी चुका हुआ है कि सॉल्ट्स को कैसे नाम दिया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्ट्स को नाम देने के लिए हमें उसका केटाइन पता होना चाहिए, और केटाइन दो तरह का होता है, मैं भी आपको समझाता हूँ। और हमें उसका क्या पता होना चाहिए, एनाइन। ठीक है। अब केटाइन मैंने आपको जैसे बताया कि ये दो तरह का होता है। अब ये दो तरह का कौन सा होता है, या तो ये होता है मेटल का, या एक केटाइन जो है वो आमतौर पे अमोनियम आइन होता है, जिसको हम कहते हैं NH4 पॉजिटिव। बाहर अगर NH4 पॉजिटिव लगा हुआ फिर तो आपने नाम कंफर्म उसके नाम के आगे अमोनियम लगा देना है। लेकिन अगर मेटल केटाइन है तो फिर आपने उसका नाम जो है उस मेटल के हिसाब से देना। मैं भी आपको मिसालें देके समझाता हूँ। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास है NH4NO3। अब आपको नजर आ रहा है कि NH4 अमोनियम आइन है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मस्बत चार्ज आएगा, NO3 के ऊपर मनफी आएगा। NO3 होता है नाइट्रेट, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अब ये अमोनियम नाइट्रेट नाम हमने दिया कैसे, ये हमने दिया इस तरह है। आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है ना। तो ये बनता कैसे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ये है NH4OH। फर्ज कीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूँ किसके साथ, इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूँ AHNO3 के साथ, जो कि है नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अब आप गौर करते जाए, इससे बनता है NH4NO3। तो देखिए कि यहां पर ये था बेस, ठीक है, ये था बेस, और ये कौन था, एसिड। तो गौर कीजिए कि बेस में से कौन आया, अमोनियम, और अमोनियम कौन होता है, कैटाइन। तो ये आ गया आपका अमोनियम, और एसिड में से एनाइन आ गया NO3 नेगेटिव। तो ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा था कि सॉल्ट बनाते वक्त जो कैटाइन होता है वो बेस में से आता है, इसलिए उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और एनाइन जो है वो एसिड से आता है, इसलिए उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो इसको आप नाम कैसे दोगे बच्चों, नाम मैंने बता दिया, अमोनियम नाइट्रेट। तो चूंकि ये नाइट्रिक एसिड से बना था इसलिए उसके नाम के एंड पे क्या आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है, और रिएक्शन को मुकम्मल करके हम क्या कर देंगे, पानी। अब मैं आपके सामने एक और रिएक्शन लिखता हूं, फिर मैं आपको वहां से मेटल की मिसाल भी दे देता हूं। फर्ज कीजिए रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और HCl का, बड़ा सादा सा रिएक्शन है, जिसके नतीजे से बनता है NaCl और पानी। अब जरा गौर कीजिए, इस मामले में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। तो गौर कीजिए कि बेस से कौन आया, Na पॉजिटिव यानी कैटाइन, और एसिड से आया Cl नेगेटिव यानी एनाइन। तो आपने इसको नाम कैसे देना है, पहले कैटाइन का नाम, तो कैटाइन कौन है, सोडियम, और चूंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है इसलिए इसका नाम होगा क्लोराइड, तो इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। तो हम इसको मुख्तसर करते हैं इस बात से कि आपने उसको नाम कैसे देना है, आपने पहले कैटाइन का नाम देना है और उसके बाद आपने एनाइन का नाम दे देना है, सादा सा। दूसरे सवाल पर आते हैं, सॉल्ट्स के नाम लिखें जो जिंक मेटल के मंदरजा झैल एसिड से रिएक्ट करने से बनते हैं। तो पहला रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये रहा जिंक। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, और इसके नतीजे से बनता है ZnNO3 होल ट्वाइस। ये नहम क्लास में आप पढ़कर आए थे कि जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, मस्बत 2 चार्ज होता है, तो मस्बत 2 इधर आ जाएगा और नाइट्रोजन वाला यानी NO3 का चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसके नतीजे में बनेगी साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। आप इक्वेशन को अगर हम मसावात को तवाजुन में लाएं तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। तो ये है जिंक और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। तो देखिए इसमें जिंक एक कैटाइन होगा, ठीक है, जिंक जो है वो मस्बत चार्ज के साथ कैटाइन होगा, और NO3 क्या होगा, एनाइन, वो नाइट्रिक एसिड से आया, तो इसका नाम क्या होगा, जिंक नाइट्रेट।
तो बच्चों ये होगा जिंक नाइट्रेट। दूसरा रिएक्शन देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो जब जिंक जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिसका फॉर्मूला है H3PO4, तो इससे बनता है Zn। अब चूंकि जिंक पे मस्बत 2 चार्ज है, फॉस्फेट पे मनफी 3 है, तो फॉस्फेट का 3 जो है वो जिंक के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Zn3 और PO4 के बाहर 2 चला जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो जाएगी। अब चूंकि PO4 2 है तो मसावात को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, जिंक 3 बन रहे हैं तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा। हाइड्रोजन देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, हाइड्रोजन के। तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ये जिंक और फॉस्फोरस के रिएक्शन से बना है, तो इस सॉल्ट का जो नाम होगा, इसका जो नाम होगा वो होगा जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट इसका नाम होगा। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं, एसिटिक एसिड और जिंक का रिएक्शन। तो जिंक और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो बस इसका ये H जो है वो खारिज हो जाता है और इसकी जगह पे कौन आ जाता है, जिंक। लेकिन चूंकि जिंक के ऊपर चार्ज 2 आता है तो इसका मतलब है 2 यूनिट होने चाहिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3COO और इसके बाहर लगेगा 2। चूंकि जाहिर है जिंक के ऊपर हमें पता है जिंक के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो जिंक वाला 2 इधर आ जाएगा और इसके साथ हम लगा देंगे जिंक। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आपने इसके एंड पे जिंक क्यों लगाया, शुरू में नहीं लगाया। तो शुरू में भी लगा सकते हैं, एंड पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाती है। अब चूंकि ये एसिटिक एसिड से बना है ना बच्चों, तो इसका नाम होगा जिंक एसीटेट। तो इसका नाम होगा जिंक एसीटेट। तो ये इनसे बनने वाले 3 सॉल्ट्स जिनके मैंने आपको नाम भी बता दिए। आते हैं एक और बड़े अहम सवाल पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स क्यों है। मैंने इसके ऊपर बहुत वजाहत दी थी। मैंने आपको कहा था कि ये न्यूट्रल इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो चार्जेस होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। आइंस नहीं, चार्जेस बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने जहन में रखना है कि इसमें चार्जेस बराबर हो जाते हैं। चार्जेस से मुराद है जितने भी मस्बत चार्जेस होंगे वो मनफी चार्जेस के बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट न्यूट्रल हो जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको यूं दे सकता हूं कि फर्ज कीजिए अगर हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब ये पानी के अंदर हल होता है ना, तो ये 2 सोडियम आइंस बनाता है मस्बत 1 चार्ज वाले, और साथ में SO4 बनाता है मनफी 2 चार्ज वाले। तो जरा गौर कीजिए, इसमें आइंस तो बराबर नहीं है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि 2 सोडियम आइंस हैं और सल्फेट आइन सिर्फ 1 है, लेकिन चार्ज जरूर बराबर है बच्चों। जब ये 2 मस्बत 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मस्बत 2 और इसके ऊपर है मनफी 2, तो मस्बत 2 चार्ज बराबर हो जाएगा मनफी 2 के, तो हमारे पास ये पूरा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं, CaSO4.2H2O और CuSO4.5H2O में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद क्या है। तो ये हमें साफ नजर आ रहा है कि CuSO4 के अंदर 5 हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और CaSO4 के साथ 2 हैं। ये वाला जो कंपाउंड लिखा हुआ है बच्चों, इसको कहा जाता है कि ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है, और ये आम तौर पे हमारी सोसाइटी में इसको नीला थोथा कहा जाता है। ये एक पॉइजनस, एक जहरीला कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट। आते हैं बच्चों 5वें सवाल पे, एसिड और मेटल के दरमियान होने वाले रिएक्शन का नाम लिखें। इस रिएक्शन में कौन सी गैस खारिज होगी, मिसाल देकर वजाहत करें। तो बच्चों याद रखिएगा, एसिड और मेटल के दरमियान होने वाला जो रिएक्शन होता है ना, इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक चीज आती है, एक शय आती है, वो दूसरी चीज को उसकी जगह से बाहर निकाल देती है। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको मिसाल देता हूं जिससे ये सारा कुछ ही वाज़ेह हो जाएगा और आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, जिंक का रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। इससे बनता है जिंक सल्फेट और साथ में खारिज होती है हाइड्रोजन गैस।
इसमें आपको सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर H2SO4 के साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर क्या मौजूद है, जिंक। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल बाहर किया, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, इस रिएक्शन में कौन सी गैस बनती है, हमने देख लिया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन नाम की गैस बनती है, और मिसाल मैंने आपको एक दे दी है। इसके अलावा जो आमतौर पे हम लेबोरेटरी के अंदर भी बच्चों को करवाते हैं, वो होता है एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड हालत में। इसके नतीजे से बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। इसको अगर हम तवाजुन में लेकर आए तो 6 ये होते हैं, 2 ये बनते हैं, 2 ही एल्यूमिनियम होते हैं, और 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये आपके पास खुद तशखीसी सरगर्मी 10.4 थी। अब चलते हैं 10.5 की तरफ। जी बच्चों, खुद तशखीसी सरगर्मी 10.5, इसमें 5 सवाल हैं। पहले सवाल की तरफ आते हैं, सॉल्ट्स की अकसाम लिखें। तो सॉल्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, जिनको न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कहा जाता है, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि इसमें डबल सॉल्ट्स होते हैं और मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं। तो ये हमने 6 अकसाम जो थी वो सॉल्ट्स की आपके इस बाब में पढ़ी थी। दूसरे सवाल पर आते हैं। H3PO4 एक कमजोर एसिड है, लेकिन इसका ताकतवर बेस NaOH के साथ बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल है, वजाहत करें। वो तो न्यूट्रल होना ही होना है ना, लेकिन फौरन से न्यूट्रल नहीं बनता। देखिए, मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ। H3PO4 का रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखें, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। हमारे जहन में आ रहा होगा कि एक सोडियम आएगा और वो एक हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकालेगा। वो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ताकतवर बेस है, इसलिए क्या होता है, रिएक्शन में बैक वक्त उसके 3 यूनिट जो है वो हिस्सा ले लेते हैं, और जब उसके 3 यूनिट हिस्सा लेते हैं तो वो बना देते हैं Na3PO4, यानी अमोनिया, ये जो सोडियम फॉस्फेट बन जाता है, और साथ में 3 जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो वो न्यूट्रल सिर्फ इसलिए है बनने वाला सॉल्ट क्योंकि ये अमोनिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत ताकतवर बेस है, और ताकतवर बेस होने की वजह से वो फौरन से उसके अंदर मौजूद तीनों हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। बेसिक सॉल्ट्स किस तरह नॉर्मल सॉल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, एक एक मिसाल से वाज़े करें। बेसिक सॉल्ट्स आपको याद होगा बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर फर्ज कीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और उसका रिएक्शन हम करवा देते हैं HCl के साथ, तो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सारे तीनों OH जो है वो नहीं निकलते, 2 जो है वो रह जाते हैं इसके अंदर, और जो है ना एक निकल जाता है पानी की सूरत में। तो ये हमारे पास बन गया था बेसिक सॉल्ट। तो अगर हम इस बेसिक सॉल्ट की मजीद न्यूट्रलाइजेशन करवा दें, सवाल पढ़ के देखें, कह रहे किस तरह तब्दील हो सकता है बेसिक सॉल्ट, तो आपने इसका सिंपल सा बड़ा सादा सा जवाब लिखना है कि ये जो एल्यूमिनियम हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट बन चुका है, हम इसकी मजीद न्यूट्रलाइजेशन करवा देंगे HCl के साथ। तो जैसे ही इसकी करवाएंगे, एक और OH जो है वो भी निकल जाएगा। तो जब एक और OH निकल जाएगा तो हमारे पास एक OH बाकी बच जाएगा। फिर हम उसकी और न्यूट्रलाइजेशन करवा देंगे, तो जब और न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे तो बिल आखिर वो आखिरी H जो है वो भी आखिरी OH भी निकल जाएगा। इसके नतीजे में बन जाएगा AlCl3, और साथ में क्या बन जाएगा, पानी। तो ये जो सॉल्ट बन गया वो कौन सा है, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है या नॉर्मल सॉल्ट बन गया। आते हैं चौथे सवाल पे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या है, हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो हैं जो कि आयोनाइजेशन करने पर एक सादा और एक
कंप्लेक्स आइन बनाएं। ठीक है जी, जैसे कि पोटेशियम फेरोसायनाइड। अब पोटेशियम फेरोसायनाइड का फॉर्मूला जो है वो आप याद कीजिए, उसमें मैं पढ़ा था कि K4Fe(CN)6 ये होता है पोटेशियम फेरोसायनाइड। तो जब ये आइंस में मुंतकिल होगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास 4 बड़े सादे से कैटाइंस बनाएगा और FeCN(6) और उसमें 4 जो है वो -4 होगा। अंदाजा कीजिए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स आइन बन रहा है। तो ऐसे सॉल्ट जो पानी में हल होने पर या आइंस बनाने पर एक सादा आइन बनाए और एक कॉम्प्लेक्स आइन बनाए, उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आते हैं आखिरी सवाल पे बच्चों, जिसमें पूछा जा रहा है कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके इस्तेमालात क्या हैं। तो इसके इस्तेमालात हमने बड़े सादे से पढ़े थे कि ये पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि ये ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ ये डिटर्जेंट्स बनाने के भी काम आता है। तो ये हैं इसके इस्तेमालात, और इसके साथ ही आपका ये वाला लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी अच्छी समझ लग चुकी होगी। जी, तो बच्चों ये था उन्वान, जिसमें हमने खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ जो कि पूरे बाब के अंदर हैं, उनको हमने एक साथ ही हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।